हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए टोराइड और टोराइड के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आज हम लोग केवल दो बात पढ़ेंगे। केवल दो बात। एक, टोराइड क्या है, और दूसरा, टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आज हमारा यही हेडिंग होगा, टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग लगा दीजिए, टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि सर टोराइड का तो अता पता है नहीं, कुछ आपने बताया नहीं, और सीधे हमें बता रहे कि टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। पहले ही तो बताइए, टोराइड है क्या? कौन सी चिड़िया का नाम है टोराइड? देखिए, टोराइड एक प्रकाश नहीं, एक प्रकार की कुंडली है। एक प्रकार की कुंडली है, और ये होती है वलयकार, वृत्ताकार, पर ऐसा मोटा रहेगा ना तो वलयकार बोलेंगे। ठीक है, ऐसा सोचो कि आपके पास एक वलय है, चूड़ी की तरह। ठीक, और उस पे आपने तांबे के तार समान रूप से लपेट दिया है, तो यह व्यवस्था ही टोराइड है। अच्छा चलो छोड़ो, हटाओ। मान लो आपके पास एक कुंडली है, इसे लंबा सा, इसको आप ऐसे क्या कर दो, ब्रीथ के रूप में इससे जोड़ लगा के मोड़ दो। ब्रीथ के रूप में इसे क्या कर दो, मोड़ दो, यानी वलयाकार बना दो, हो जाएगा टोराइड। तो सिंपल है। टोराइड क्या है? टोराइड एक प्रकार की ऐसी कुंडली है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वलय, एक वलय पर तांबे के तार लपेटे गए होते। हाँ, उससे धारा बहेगी, तांबे के तार से क्या बहेगी, धारा बहेगी, ये ध्यान देना है। चलो जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसे जानने से पहले कि टोराइड है क्या ना, तो इस हेडिंग में हमारा एक नया हेडिंग जुड़ जाएगा, टोराइड। चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। टोराइड किस चिड़िया का नाम है? लिखेंगे, टोराइड, टोराइड एक ऐसी कुंडली है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी कुंडली है जिसमें किसी वलय, जिसमें किसी वलय पर धारावाही तांबे का तार, ऐसे तार किसी का रहे तो चलेगा, पर तांबे का तार ज्यादा चलेगा। तांबे का तार समान रूप से, समान रूप से लपेटे गए होते हैं। ये है टोराइड। सर बनाइए चित्र उत्र। ठीक है, बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वलय है। वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक वलय है। देखते जाइएगा कैसे बना रहे हैं।
सर ये क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं बीच का हिस्सा, बताना चाह रहे हैं कि ये बीचों बीच में है, बीचों बीच में है। इस पर क्या हुआ है? इस पर तांबे के तारे से लपेटे गए हैं। तांबे के तार क्या किए गए हैं? लपेटे गए हैं। थोड़ा सा बुरा लग सकता है, गंदा बनेगा तो, पर पूरा बन जाने दीजिए, शायद आपको अच्छा भी लग जाए। हाँ देखिए, दिख रहा है अच्छा सा, तांबे के तार ये लपेटे गए हैं सब, तांबे के तार, तांबे के तार। ये इसका सेंटर, ठीक। और इससे जो इसके बीचों बीच की दूरी है, बीच हिस्से की, वो आर है। और इससे प्रवाहित हो रही है, इससे मान लो यहां से ये दो तार निकाल लो अब चाहो तो, ठीक है। यहां से मान लो कि ये तार आ रहा है, तार, मान लो इससे धारा जा रही है, इससे धारा आ रही है, ऐसे तार है और इसी तार से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके बीच के हिस्से का केंद्र से जो दूरी है वो आर है। बीच के हिस्से का, बीच के हिस्से का, जिसको हम बोल सकते हैं बलय की त्रिज्या है। बलय की त्रिज्या कितनी है? आर है। इसी व्यवस्था को बोलते हैं हम लोग टोराइड। तो टोराइड तो हो गया। अब हम समझेंगे कि टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहला सवाल कि सर ये अक्ष क्या है? सर बात सीधी रहती है तो अक्ष समझ में आता है इस तरह से, लेकिन सर यहाँ पर टोराइड का अक्ष क्या होगा? समझिए ऐसे, जैसे इसमें क्या है, अगर हम एक एक लपेट को देखें तो एक लपेट ऐसे क्या है? गोल, फिर दूसरा लपेट गोल, फिर दूसरा लपेट ऐसे, मतलब एक तरह का ये क्या है? लगातार सारे के सारे फेरे जो हैं एक चूड़ी बना रहे हैं। अब सोचिए वो चूड़ी धीरे 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 करके ऐसे ऐसे करके क्या बना रहा है? एक बलय बना दे रहा है। तो अगर हम इसके सेंटर से ऐसे घुमाएं, ऐसा सेंटर से घुमाएं, ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं, तो अक्ष क्या होगा? वृत्ताकार हो जाएगा। यानी अगर आपने सही से समझा तो ये जो हमने डॉट डॉट दिया हुआ है यही होगा इस टोराइड का अक्ष, यही होगा इस टोराइड का अक्ष। सोचो ना, एक वृत्त को लो, नहीं समझ में आया? कोई ना कोई ना, चूड़ी 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 लो जी, ला रहे हैं, हाँ अपनी माता श्री का चूड़ी। हाँ, ये देखो, ये मान लो एक लपेट है तार का, ये दूसरा लपेट है, और इस तरह से ये धीरे 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 मान लीजिए से घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरह से। ये चूड़ी जो है ऐसे दूरी पर, ऐसे थोड़े से दूरी पर ऐसे, अब तो चार हाथ तो है नहीं हमारे कि दिखा ले। सोचो ऐसे ये क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ बेंड होते जाएंगे ऐसे, ठीक है, दूरी पर ज्यादा कर। तो यानी इनके सेंटर में जाएंगे तो इनका अक्ष भी लगातार का होते जाए, ऐसे घूमते जाएगा, और घूम कर क्या बनाएगा? एक ब्रीद बनाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और सुविधा के लिए एक काम करते हैं, जस्ट इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में इसका हम एक और चित्र बना देते हैं। मान लो ये आपका टोराइड है, इसी का रूप है जिसमें हम तार और नहीं लपेटेंगे, ठीक। और ये इसका बीचों बीच का हिस्सा है, ये इसके बीचों बीच का क्या है? हिस्सा है। और यही होगा हमारा अक्ष, यही होगा टोराइड का अक्ष। बन जा यार, बन जा, ठीक है, यही होगा आर, यही होगा हमारा आर। यानी कि सर यहां से ये जो
लास्ट वाला हिस्सा इससे लेना देना नहीं, यहाँ से इससे लेना देना नहीं, काहे लेना देना भाई, हमें अक्ष पर निकालना है तो काहे का लेना देना। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, इसके अक्ष पर ऐसे डीएल अल्पांश की कल्पना कर लेंगे। मान लो ये डीएल अल्पांश, ठीक है सर, ये डीएल अल्पांश है, डीएल अल्पांश, इसकी कल्पना कर लेंगे हम। चलो, तो जो बातें हमें चित्र बनानी थी वो बना लिया हमने, वहां भी बगल वाले बना लिया, वो डीएल अल्पांश होगा, और यहाँ इससे धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा तार से। चलो जी, ध्यान से लिखेंगे, माना कि एक टोराइड, माना कि एक टोराइड, लो ना ट लिख रहे हैं, एक टोराइड के तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है, मानना तो पड़ेगा ना, आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके वलय की त्रिज्या आर है। हमें इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। तार के फेरों की संख्या, हाँ इसमें फेरे है ना, मान लीजिए n है, तार के फेरों की संख्या n है, बड़का n है, जितना मानना था हमने उसे मान लिया। अब आप याद करो एम्पियर का परिपथीय नियम, बताइए एम्पियर अपने परिपथीय नियम में क्या बताते हैं। सर हमको क्या पता, सर ये तो आप ना बताओगे, अरे यार गजब है, आपको कल ही तो बताए थे हम, पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया, सर वो तो हम भूल गए, कोई ना अब बता देते हैं। देखिए एम्पियर अपने परिपथीय नियम में कहते हैं कि किसी भी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप से गुजरने वाली कुल धाराओं का या कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये लो एम्पियर का परिपथीय नियम यहां लिख देते हैं, उनके अनुसार होता है B इंटू TL बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हमें ये देखना होगा कि हम जिस लूप की बात कर रहे हैं उस लूप से कितनी धाराएं गुजर रही हैं, उस लूप से कितनी धाराएं गुजर रही हैं हम निकाल रहे हैं अक्ष पर। हम क्या निकाल रहे हैं, अक्ष पर, सोचो ऐसे अक्ष पर, और इसके से तार का किए गए हैं, लपेटे गए हैं, क्या किए गए हैं, लपेटे गए हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। चलो अब इसको मान लो आप, ये जो हमारा बल है ना, ये बल है, और इस पर तार का किए गए हैं, ऐसे लपेटे गए हैं, क्या किए गए हैं, लपेटे गए इस पे तार। अब बताओ कि जितनी बार तार ऐसे यहां से फिर यहां से फिर यहां से, जितनी बार तार इस पे लपेटा गया होगा उतनी ही बार धारा इससे गुजरी होगी। हाँ सर, अगर फेरों की संख्या n होगी सर, तो यानी n बार धारा गुजर रही है, n बार धारा निकल रही है, तो कुल धारा कितना होगा, ni। ni
एक लपेट रहता तो एक बार धारा गुजरता, दो लपेट तो दो आई ना, तीन लपेट तो तीन आई, एन लपेट है उसमें तो एन आई। ये बात ध्यान में रखना होगा कि उससे धारा कितनी गुजरेगी, तो एन आई गुजरेगी, क्योंकि इसमें नंबर जो लपेट हैं वो कितने हैं, एन है। चलिए समझ में आ रहा होगा, तो लगाते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक है। हाँ ये बात हमने डीएल यहाँ पर मान लिया, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम से समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, आई यहाँ पर टोटल आई है, आई यहाँ क्या है, टोटल आई है, तो चाहे तो हम सिग्मा डाल सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जब हम टोटल आई की जगह पर एन आई रखेंगे, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन है, यानी धारा एन बार गुजर रही होगी उस बंद लूप से, उस बंद लूप से धारा एन बार गुजर रही होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, एन आई हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चूंकि फेरों की संख्या एन है, फेरों की संख्या क्या है, एन है, इसलिए सिग्मा आई बराबर होगा एन आई, क्योंकि एन बार धारा गुजरेगा उस लूप से, एन बार धारा गुजरेगा उस लूप से, ठीक। नीचे तो जगह बचा नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो समाकलन वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई, टोटल धारा एन आई। चलो जी अब इसकी बात करते हैं, एक तरफ से निपटा लिया हमने, बी डॉट ना, बी डॉट डी एल कॉस थीटा, आगे बढ़े हम लोग तो डॉट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा, तो हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं ध्यान से, कि यहाँ हमने डीएल लिया हुआ है ना, यहाँ हमने डीएल लिया हुआ है और इस पर तारे सेका किए गए हैं, लपेटे गए हैं, तारे सेका किए गए हैं, लपेटे गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा सर, किन के, अरे चुंबकीय क्षेत्र और डीएल अल्पांश, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। क्या ये दोनों सेमी डायरेक्शन में होंगे, क्या ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, देखो 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 देखो, ये देखो, ये मान लो आपका अक्ष है, भले नहीं अक्ष है, अक्ष है वाला है, बीच वाला है ना, ये अक्ष, अरे भले ही मान लो, क्या दिक्कत है, ये भी तो भले ही एक तरह का ना, उसी में मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। इस पर आपने मान लीजिए यहाँ डीएल अल्पांश की कल्पना की है, यहाँ पर डीएल अल्पांश ले लिया यहाँ पर, और यहाँ इसे तार लपेटा गया है और धारा क्या कर रही है, बह रही है, यानी कि तार ऐसे लपेटा गया है, ध्यान से, तार ऐसे लपेटा गया, अभी तो फंस नहीं सकता है ना, तो मजा आ जाता है एकदम समझाने में। तार इस तरह से लपेटा गया है, इस तरह से। अब बताइए कि यदि ये तार है, धारा इसे बह रही है, धारा इसे क्या कर रही है, बह रही है, मैंने धारा इसमें ऐसे बह रही है, तो अगर इसमें धारा ऐसे बह रही है इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैक्सवेल का दक्षिण नियम, धारा ऐसे पकड़ना होगा, यानी इस तरफ हो जाएगा। हाँ सर देखिए, ये इस तरफ होगा। अब देखिए इसको ध्यान से, इसमें से क्या हुआ, फंसा हुआ है, फंसा हुआ है, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो डीएल अल्पांश, डीएल अल्पांश, और इसमें ऐसे ब्रीथ, इसमें ऐसे ब्रीथ, तो अगर हम ऐसे इसे पकड़ेंगे, अगर इसे क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ध्यान से, ऐसे इसे क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ऐसे ऐसा अगर इसे पकड़ेंगे तो कहाँ जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, नीचे, और डीएल अल्पांश नीचे, डीएल अल्पांश भी नीचे, चुंबकीय क्षेत्र भी नीचे।
समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो ये मान के चल सकते हैं आप कि दोनों के दिशा में होगा। हम मान लो, क्या करोगे? आ रहा होगा समझ में? ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था, लिखेंगे। चूंकि वेक्टर बी तथा डीएल, वेक्टर डीएल एक ही दिशा में होंगे, इसलिए बी, यहां पर पढ़ेंगे तो बी डी एल कॉस एक ही दिशा में होगा तो 0 बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई। चलो जी, कॉस 0 का मान 1 होता है, ये बात सबको पहले से ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब बी को बाहर कर लो तो समाकलन बी इंटू समाकलन डी एल बराबर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। चलो जी, अब आप बताओ फटाफट कि डीएल, ये छोटा छोटा डीएल मिलकर, डीएल 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 मिलकर ये पूरा वृत्त देगा। हाँ सर, तो इस वृत्त की परिधि कितनी होगी? सर रेडियस आर है तो 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। ये इधर से उधर जाएगा तो बट्टा में, इसलिए बी का मान कितना होगा? वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई बट्टा 2 पाई आर। हो गया किसी टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसका अक्ष भी वृत्ताकार है। ठीक है, इसका अक्ष क्या है? वृत्ताकार है। और हमने यहाँ अल्पांश लिया, और ये इसमें धारा घूम रही है, ये धारा घूम रही है, धारा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, धारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ वाले हिस्से पर, यहाँ वाले, ठीक है, तो धारा ऐसे जा रही है। कहाँ जा रही है? धारा ऐसे जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र देखिए नीचे की तरफ, डीएल भी नीचे, चुंबकीय क्षेत्र भी नीचे, इसलिए तो बोल रहे थे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। सर अब ठीक लगा, अब समझ में आया, उस समय ना कंफ्यूज कर दिए थे आप। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।